किसी ने क्या खूब कहा है कि इतिहास कभी बनता नहीं है, बनाया जाता है। और इस इतिहास को बनाने के लिए कई बार हमें अपने जान की आहुति तक देनी पड़ती है। 26 जुलाई 1999 का वह दिन जब इतिहास बना और उस इतिहास को देख के सभी भारतीयों का सीना चौड़ा होता है। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ में है भारतीय सेना के जवान मिस्टर अनिल कुमार मिश्रा जी। दूसरे नंबर पे हमारे साथ में है प्रथमेश गुप्ता जी और साथ में हमारे धनंजय शर्मा जी। आपको बता दूं कि अनिल जी जो है वो आर्मी में मेडिकल कोर्स से हैं आप जी। तो सबसे पहले तो आप ही से ही मैं शुरुआत करता हूँ कि आपने अब जो आर्मी में आप आए हैं तो आर्मी में आने का आपको जो है प्रेरणा किससे? बहुत अच्छा आपने पूछा। प्रेरणा सदैव देश के प्रति समर्पण होता है, देश के प्रति कुछ भावनाएं होती हैं तो स्वयं प्रेरणा जागृत होती है। और भारतीय सेना में हमारे चाचा श्री वीरेंद्र पाल मिश्र जी थे। उन्होंने हमारे परिवार से लगभग 70-80 लोगों को भर्ती कराया भारतीय सेना में। कुछ डीएवी में गए, कुछ सिग्नल्स में गए, ज़्यादातर एएमसी में गए जिसमें ऑफिसर भी हैं। लड़कियों को भर्ती कराया, वो नर्सिंग ऑफिसर हैं। और हम दो भाई आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हैं। एक सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, मैं भी हवलदार से रिटायर्ड हूँ। वैसे मेरे को अभी इस समय नायब सूबेदार के उस पर वो मिल रहा है। आप अपने आप उसमें जब गए तो ऐसा क्या था कि आपने आर्मी को ही चुना? आर्मी के अलावा और भी कई ऑप्शंस थे। ये तो सामान्य सी बात है। भारतवर्ष के अंदर भारतीय सेना से अच्छा कोई संगठन न है न हो सकता है। भारतीय सेना का समर्पण, भारतीय सेना की वचनबद्धता, भारतीय सेना का अनुशासन पूरे विश्व के स्तर में सबसे ऊपर है। तो स्वाभाविक बात है, यदि हमको अनुशासित रहना है और शुरू से हमने अनुशासन सीखा, मेरे मन में भावनाएं थी मैं भारतीय सेना में जाऊं और देश के काम आऊं, वो सेवाएं मैंने दी। यही एक धारणा सबसे प्रबल है। दूसरा क्वेश्चन मैं प्रथमेश जी से पूछूंगा। प्रथमेश जी जो है वो आर्मी 106 रेजिमेंट के इंजीनियरिंग रेजिमेंट से आते हैं, तो आपको आर्मी में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा बचपना बरेली में गुजरा। जब मैं निकलता था तब मुझे खरीद को देखने के बाद मैं भी कहता था नहीं छोड़ना। क्योंकि उनका जो चार्ट सेंटर पर फिजिकली ट्रेनिंग होती है उसे देख के बहुत बड़ा करंट सा लगता था कि ऐसा हम करने की ये आपको घर वालों की तरफ से कुछ कहा गया था? आपके पारिवारिक भी कुछ आदमी से जुड़े हुए हैं या आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आदमी से जुड़े हैं? जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ मेरे गांव से ना कोई था और ना है और ना केवल मैं ही था जो आर्मी। अब अगला क्वेश्चन मैं धनंजय जी से पूछूंगा। आप इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से हैं, तो इसके लिए जानना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स चुनने के पीछे कारण क्या रहा? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और आज की पीढ़ी के लिए ये सवाल एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम आएगा। जब मैं पढ़ाई किया करता था तब बरेली में ही मैंने पढ़ाई की। उससे पहले जम्मू में भी कर चुका हूँ। बरेली में सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा एक संस्थान है। और यहाँ पर जब मैं देखता था कि वो नीले आसमान में उड़ते हुए जहाज, उनकी गड़गड़ाहट और वो नीली वर्दी पहने हुए सैनिक जो मुझे दिखाई देते थे तो मेरे अंदर एक बहुत स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा जागती थी। तो इस वजह से मैंने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने का निश्चय किया था। अब मैं फिर से अनिल जी आपके पास जी। आपने कारगिल युद्ध है, कारगिल युद्ध में भी आपने भाग लिया था जी। जो आज भी अगर मैं कहूँ तो अपना देश अगर का सीना चौड़ा होता है तो कारगिल की जब भी हम बात करते हैं जी रोमांचित हो जाते हैं, सीना हमारा दुगना चौड़ा हो जाता है। उस विपरीत परिस्थितियों में जो थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था उस समय, क्या घटना था? देखो, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जज्बे बुलंद हों तो दिक्कतें नहीं दिखाई देती। हमारे साथ में हम कोई अकेले नहीं थे, बहुत थे। दिक्कतें थी लेकिन दिक्कत से बढ़कर हमारे सामने लक्ष्य था कि जिन 5000 पाकिस्तानियों ने
हमारी उन बंकरों पर घुसपैठ की थी, उनसे उन बंकरों को मुक्त कराना एक सबसे बड़ी सोच थी। और हम तो आर्मी मेडिकल कोर के थे, इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी उसमें ग्रेनेडियर्स के थे, गोरखा रेजिमेंट के थे, नागा के थे, जिनकी मुख्य भूमिका रही। वैसे तो बाद में आर्टिलरी में बोफोर्स और एयरफोर्स ने भी अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाई शुरू के कुछ दिनों तक, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए थे और हमें नीचे से ऊपर जाना था। तो शुरू में तो उनको बहुत अच्छी बढ़त मिली, उनको ये लगा कि अब तो हमने फतेह पा ली, जीत गए। लेकिन हम भारतीयों का जो जज्बा है ना, बहुत बुलंद है। भारतीय सेना जहाँ सेना खड़ी हो जाती है वहां पर विजयश्री उसके कदमों में कदमों को चूमती है। आज भी भारतीय सेना अन्य देशों में शांति सेना के नाम से जाती है और अपने काम को करके आती है। तो बहुत अच्छा वो एक अनुभव रहा। हम मेडिकल कोर के थे, हमने भी अपनी कई भूमिका निभाई। अब अगले पटल पर अगली बार जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि हमारे काम क्या क्या रहे, किस किस प्रकार से हमने उन चीजों को दिनों को देखा। कष्ट तो होता है, लेकिन विजय के आगे वो कष्ट कुछ नहीं। उस समय पे क्या क्या घटनाएं ऐसी घटी, क्योंकि कई ऐसी चीजें रही होंगी जिसने आपके दिल को भी तोड़ा होगा। बहुत आपने ऐसा विषय रखा है, लोग चार पटाखे चलते हुए सुनते हैं तो उनको लगता है कुछ बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है। हमारी भारतीय सेना दैनिक रूप से जब से बोफोर्स से वहां पर लगे, तब छोटे लगभग 5000 गोले प्रतिदिन दागे, 84 दिन तक यह युद्ध चला। तो निश्चित बात है, जब कोई गोली चलती है या गोला चलता है तो वहां पर दुश्मन या अपना नहीं दिखाई देता, उसके लक्ष्य में जो आता है उसका ध्वंस करता है। हमारे पास बहुत से ज्यादातर तो कैजुअल्टी नहीं, ज्यादातर डेथ बॉडी ही आई। और पाकिस्तान तो कुछ भी कहे, पाकिस्तान के बहुत मारे गए। हमारी भारतीय सेना का नुकसान तो हुआ, उतना नहीं हुआ। हमारा काम ये था कि फील्ड से जो पेशेंटों को लेकर के आ रहे थे या कैजुअल्टी आ रही थी, वहां पर कुछ ऐसा वाहन का बंदोबस्त नहीं होता है, केवल स्ट्रेचर होते हैं जो उन ट्रेनिंगों से गुजरता है, जो स्ट्रेचर पर पीठ पर लोड करके स्ट्रेचर को उसके ऊपर से बॉडी को डाल करके और घुटनों पर क्रॉलिंग करके खींच के लेके जाते हैं। वो BFNA बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट जो इन्फेंट्री में होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उनको लेकर के आ रहे थे जो जिनको बचाया जा सकता है। बाद में कहीं पर जगह कोई बॉडी पड़ी है, कुछ भी है, तो बाद में आ रहे थे। इनको सबको हमने कलेक्ट करके उनके आई कार्ड चेक किए। आई कार्ड चेक करने के बाद में कहा कि किस यूनिट की बॉडी है, जवान है या सिविलियंस भी मारे गए हैं, तो उनको चेक करके फिर हमने नीचे भेजा। यहाँ पर फिर उस हिसाब से उनके सबके नाम लिखे गए। बहुत से ऐसे थे जिनका पता ही नहीं लग पाया, लेकिन भारतीय सैनिक उन्होंने जो अपना वहां पर प्राणों को न्यौछावर किया, आज गर्व महसूस होता है। कहीं थोड़ा बहुत मैं तो उनके आगे कुछ नहीं नगाड़े हूँ, क्योंकि उनके सहयोग में था। सत नमन उनको करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। कारगिल विजय जिनकी नाम से उस पर्व को मनाते हैं। तो आप मेडिकल कोर में रहे, और अगर जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तो मेडिकल कोर के ऊपर नॉर्मली दुश्मन जो है वो हमला नहीं करते हैं। क्या इन नियमों का पालन इस युद्ध में भी किया गया था? देखो, नीतियों का बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आज के समय में सबसे ज्यादा सप्लाई लाइन पर अटैक होती है, सपोर्टिंग लाइन पर अटैक होती है, जो ब्रिज को ब्रेक करना, इंजीनियर रेजिमेंट का जो भी उन्होंने अपना ताना बना उसको तोड़ना, सिग्नल्स वालों की उनके टावर्स को ध्वस्त करना, हम लोगों की एम्बुलेंस को उड़ाना, हॉस्पिटल्स को उड़ाना, जो सप्लाई सपोर्ट है उनको तोड़ना। जब जवान का साहस टूटता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, तब कहीं पर दूसरा बेहद आता है। तो ये केवल मिथक है, आज के समय में ये चीजें नहीं। वैसे हाँ, UNO का ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी एम्बुलेंस के ऊपर आप कोई फायर नहीं करें, लेकिन ये जो आतताई है, क्रूर आतंकवादी, ये कभी नहीं देखते।
ये तो घर में बैठे लोगों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। वो तो एम्बुलेंस में जा रहा रोगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पृथ्वी जी आपसे कहूँगा, आप इंजीनियरिंग रेजिमेंट से हैं, आपका अगर मैं कहूँ कि बिना आपके योगदान के, आपके रेजिमेंट के योगदान के आर्मी को सफलता प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें आप लोगों का क्या रोल था और कितना कठिन था, ये थोड़ा सा उस पर। जैसा कि नाम है इंजीनियर रेजिमेंट, इंजीनियर का काम ही है कि सेना से पहले उसकी जरूरतें पूरी करना है, जिसमें रास्ते बनाना है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, बंकर बना के देना है, माइन फील्ड लगाना है, बॉर्डर की सप्लाई देनी है। इन चीज़ों के लिए पूरा करने के बाद ही सेना लड़ाई के लिए एडवांस होती है। और ये काम इंजीनियर रेजिमेंट के हिस्से में आता है। और इसके बाद 4 कंपनियाँ होती हैं, वो हर कंपनी अपना अपना काम अलग अलग करती है। किसी कंपनी का काम है रोड, जो टास्क मिलता है वो रोड बनाने का मिलता है, किसी का टास्क मिलता है माइन फील्ड लगाने का मिलता है, किसी का टास्क मिलता है बंकर बनाने का। मेरी जो कंपनी थी, मेरी कंपनी का टास्क था रोड बना के देना और रास्ते साफ करना। तो इस काम के लिए हमारी कंपनी ने एक समय ऐसा था लगातार 80 घंटे काम किया, बिना सोए बिना खाए, और सेना के लिए आगे का रास्ता साफ किया ताकि हमारे सैनिक लड़ाई के क्षेत्र में आसानी से आ जा सकें और दुश्मन को लोहा दे सकें। अगर मैं बात करूँ, जो कारगिल युद्ध का जो समय था, ये करीब 300 किलोमीटर का वो एरिया था जिससे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था। तो उस 300 किलोमीटर को क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऊपर से गोलियां चल रही थी और नीचे रोड आपको तैयार करना था। तो वो चीज क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा। पाकिस्तान की सेना जो थी ऊंचाई पे थी और हम लोग 15,000 फीट नीचे थे। उस समय ये आप जो कह रहे हैं वास्तव में बहुत कठिन काम था, लेकिन उनकी निगाहों से छुपते हुए इस काम को पूरा करना एक भारतीय सेना का ही काम था, इंजीनियर्स का ही काम था कि उन्होंने अपने आप को छुपाव में रख के और सारे के सारे टास्क पूरे किए। ज़्यादातर काम रात में करते थे, लेकिन दिन में कम करते थे। फिर भी कोशिश यही रहती थी किसी भी सूरत से हमारे टास्कों का पता हमारे दुश्मन को न चले और हम अपनी सेना के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकें। कुछ ऐसा भी कभी घटा कि आप लोग काम कर रहे हैं और उस समय कुछ दुश्मनों द्वारा हमला हुआ हो, कैसे वाकया बताना चाहेंगे? ऐसे वाकया आए थे जब ब्रिज वगैरह बनाते तो लोहे की आवाज़ भी दूर तक जाती। कोशिश यही रहती कि हमारे लोहे की आवाज़ दूर तक ना जाए ताकि किसी को पता ना लगे, लेकिन एक बार हो गया। उसमें भी हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पहले अपने आप को सेफ करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। 1-2 बार गोलाबारी हुई तो उसके लिए हमारे लिए आरटी वगैरह ने सपोर्ट किया ताकि दुश्मन का ध्यान बटाया जाए और हम अपना टास्क पूरा करें। अब बहन जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ, बिना एयरफोर्स के आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो आर्मी के लिए भी कई जगहों पे दिक्कत होती है। तो आर्मी एयरफोर्स का जो मेन जो उद्देश्य रहता है, क्या उसमें रहता है भूमिका एयरफोर्स के साथ, एयरफोर्स का आर्मी से ट्यूनिंग, उस पर थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा डालिए आप। सैन्य इतिहास में एक समय था जब जिसकी थल सेना मजबूत होती थी वह देश मजबूत माना जाता था। फिर जमाना आया नेवी का, जिसकी नेवी मजबूत थी, उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किए, व्यापारिक समझौते किए और व्यापार किया, वो अपना लाभ उठाया। आज जमाना एयरफोर्स का है और एयरफोर्स का साथ अकेला नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज का कॉम्बिनेशन का, आपस में कोऑर्डिनेशन का जमाना है। तो ऐसे में एयरफोर्स जो है तीनों सर्विसेज के साथ और सिविल के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। बाढ़ है या इस तरीके से कोई राहत कार्य हैं, ट्रेन एक्सीडेंट है, इनमें भी एयरलिफ्ट करना, लोगों को बचाना, ये भी काम एयरफोर्स का है। जहाँ तक कारगिल की बात है, कारगिल युद्ध में भी एयरफोर्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। शुरुआत के कुछ दिनों तक एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं लिया गया, लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हुई और एयरफोर्स की ज़रूरत आन पड़ी, तब एयरफोर्स ने अपना कहना चाहिए बेस्ट दिया और बिल्कुल पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग और लेज़र गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से हमला करके उनके बंकर ध्वस्त किए और उनका मनोबल तोड़ा। इस प्रकार से आर्मी का सहयोग करते हुए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और उधर हमारी नेवी भी काफ़ी पोजीशन पे थी, कहीं इधर से भी हमला ना करें,
तो इस तरीके से हमारी तीनों सर्विसेज ने मिलकर जो है इस युद्ध को बहुत अच्छे ढंग से जीता। मैं एक चीज़ और एक हादसे में आपके एयरफोर्स में आप जब ऑन ड्यूटी थे तो हादसे में आपके दोनों हाथों को चोट आई थी और शायद आँख पे भी फर्क पड़ा था। तो उस बार घटना के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हुआ था। देखिए, एयरफोर्स में एक ड्यूटी होती है ऑपरेशन रेडीनेस कहते हैं। तो अभी विंग कमांडर अभिनंदन का एक केस बहुत हाईलाइट हुआ था, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने एक पाकिस्तानी प्लेन का पीछा किया और उसको भगाया और वो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी सीमा में घुस गए और वहाँ उनका प्लेन क्रैश हुआ और वो गिरे वहाँ पर। तो इस प्रकार की जो फ्लाइंग होती है वो जो है कुछ फॉरवर्ड एरियाज में हमारे कुछ जहाज जो है रेडी रहते हैं उसके लिए मिसाइल और गन लगाकर। तो सन 2006 में मैं भी जो है इसी ऑपरेशन का हिस्सा था और हमारे भी फाइटर जो है अपनी मिसाइल और गन लगाकर रनवे किनारे पर रेडी थे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। यदि कोई विदेशी जहाज हमारे उसमें आता है तो उसको जो है चाहे भगाना है या उसको ज़बरदस्ती लैंड कराना है या उसको ज़रूरत पड़ने पर शूट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हम तैयार थे। उस दौरान उसको फाइनल चेकिंग के दौरान उसमें एक ब्लास्ट हो गया। तो उस ब्लास्ट होने की वजह से मुझे बहुत चोटें आई और मेरे दोनों हाथ, एक आँख पूरी तरह खराब हो गई, एक पैर में काफ़ी चोट आई और रिब्स वगैरह पूरे शरीर में ही चोटें आई। तो बहुत बड़ा धमाका था उसमें, तो थोड़ा जहाज का भी नुकसान हुआ और लगभग मरणासन स्थिति हो गई थी। लगभग 2-2.5 साल मैं हॉस्पिटलाइज रहा। 1-1.5 साल बाद तो मेरा पैर ज़मीन पर आया और 27-28 ऑपरेशन हुए, 30-35 यूनिट ब्लड चढ़ा। कोई ब्लड बचा ही नहीं ब्लड पूरे शरीर में और चढ़ता रहता था अक्सर ब्लड मुझे, क्योंकि ब्लड बनने की प्रक्रिया भी बंद हो गई थी। तो इस प्रकार जो है उन काफ़ी कठिन परिस्थितियों से लड़के फिर मैं ठीक हुआ और फिर उसके बाद मुझे मेडिकल ग्राउंड से रिटायरमेंट दिया गया और मैं बरेली में ही समाज सेवा करता हूँ। अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इतना बड़ा हादसा हो चुका आपके साथ में, अगर आज भी आपको देश बुलाए तो क्या आप जाएंगे? ये बड़ा अच्छा रोमांचक प्रश्न किया है आपने। देश बुलाए तब हम जरूर जाएंगे और भले ही हम आज बहुत ज़्यादा काम करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गाइडेंस देने की स्थिति में है और जज्बा देने की स्थिति में तो हैं ही। देश को कार्य जरूर जाएंगे। चलिए, अब फिर से मैं आता हूँ आपके पास में अनिल जी। अब वो कुछ ऐसी घटनाएं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि झंझोड़ के रख देती हैं, क्योंकि आपकी लाइन ही ऐसी रही है कि मेडिकल लाइन तो कोर्स से आप हैं। तो कोई ऐसी घटना जिसमें आपके साथ में ऐसा घटा हो कि आपके साथ का ही किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान हुआ हो, तो कुछ ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा। जिस समय ये कारगिल वार स्टार्ट हुआ था उस समय 150 GH रजौरी में पोस्टेड था। क्योंकि आपने बोला आप मेडिकल से हैं, तो सबसे पहले मैं घटना ऐसी जो रोमांचित करने वाली है उसके विषय पर ही, उसी प्रकरण पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो वहाँ पर हमारी एक कैप्टन परमिलिन कौर थी और उस क्षेत्र में जो कि हॉस्पिटल के अंदर एक एग्जामिनेशन रूम होता है, मैं रूम बोलते हैं, वहाँ पर वो ड्यूटी पर थी। तो कुछ आतंकवादियों को पकड़ करके लेकर के आए थे ये RR वाले। उनको लेकर के आने के बाद उनकी मार पिटाई कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ हम मेडिकल कोर वालों की मानवता क्या होती है। जब उसकी पिटाई कर रहे तो उसने पानी मांगा तो एक RR वाले ने बोला इसके मुंह में पेशाब कर दो। तो कैप्टन परमिलिन कौर खड़ी हुई थी, उन्होंने सीधा कहा ये हॉस्पिटल है, यहाँ पेशाब नहीं की जाएगी, पानी पिलाइए, चाहे आतंकवादी हो चाहे मेरा हो, यहाँ पर रोगी है और इसको बचाना मेरा काम है। उसको बचाया और जब उसको बचा करके उसी RR के लिए 25 मिनट की बात है सर, जब GOC के सामने उसको हैंडओवर किया तो उसने इतने बड़ी मुखबिरी का काम किया। उस एक व्यक्ति ने 300 आतंकवादियों को मरवाया। ये होती है एक बड़े हृदय की बात। और आपने एक बात की कुछ ऐसी घटनाएं, तो आए दिनों आप घटनाएं देखते रहते होंगे। ये इंजीनियर रेजिमेंट, मेडिकल कोर या के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जब आप पड़ती है आपदा,
तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जाकर के MI7 हेलीकॉप्टर 17 और दूसरे फाइटर्स वगैरह जाकर के एयरफोर्स अपनी कैसे भूमिका निभाता है आपने देखा, जिस समय बोरवेल की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनको पेपरों में पढ़ते हैं हम लोग, ये छाया रहता है। वो बच्चा इतने फीट गहरे में गड़ गया। जब सारी सिविल की इंजीनियरिंग फेल हो जाती है तो केवल आर्मी की इंजीनियर ही जाकर के उन बच्चों की जान को बचाती है। ये इंजीनियर रेजिमेंट की ऐसी कठिन और ऐसे एग्जाम्पल है ना कि ये अपनी जान को कोई महत्व नहीं देते हुए देश के काम कैसे आ सकते हैं। ये सेना केवल सेना में ही नहीं, सिविल के भी लिए हमेशा सपोर्टिव रही है। जहाँ पर भी कोई भी साइक्लोन हुआ, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, सेना हमेशा आगे जाती है। मेडिकल कोर वाले तो हमेशा कहीं आई कैंप लगता है, कहीं पर मतलब मेडिकल कैंप लगते हैं, रेस्पिरेटरी के कैंप लगते हैं, आए दिनों बड़े बड़े काम करते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो देश के लिए समर्पित है सेना। अभी आपने जब चर्चा करी कि कोई यानी कि शत्रु के जो सैनिक थे वो आपके पास से, जो आपने गिरफ्तार उन्हें कर लिया था, तो उसके बाद उन्हें आपने ट्रीटमेंट उन्हें कर रहे थे। लेकिन कारगिल के ही टाइम पे एक घटना घटी थी कि कुछ सैनिकों को, जब भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था और उसके बाद उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। तो वो घटना थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हुई थी। देखो, मैं उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी तो हूँ नहीं, लेकिन यदि उनके और अपने भारतीय लोगों के स्वभाव के विषय में जाना जाए तो उनके खान पान, उनके परिवेश, उनके रहन सहन और उनकी शिक्षण से लेकर के हर चीज में उनमें और हम में बहुत बड़ी भिन्नता है। हम सदैव उदारवादी रहे। हम किसी भी प्रकार से, हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हम उनको मारें, लेकिन जब वो हमारे सर पर चढ़ करके आ जाते तो उसके बाद हम नहीं देखते, फिर तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को भेजने के लिए उतर जाते हैं। तो उनके स्वभाव में है, उन्होंने किया है ऐसा। और आज भी यदि कोई फंस जाता है तो वो तो वापस करना भी नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि पहले की सेना में और आज की सेना में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। सेना को मजबूत करने वाला कोई अन्य नहीं, सेना को मजबूत करने के लिए वहाँ की सरकार होती, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किस प्रकार से सेना के साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके सेना का सपोर्ट करना चाहती है और सेना से क्या कराना चाहती है, तब सेना आगे बढ़ती है। पहले तो ये भी स्थिति थी, ये बोलते थे कि बोले नहीं, फायर नहीं करना है, और आज के समय में स्थिति अलग है। क्या कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको भी हथियार उठाने पड़ गए हों? फॉरवर्ड एरिया में तो ये ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं कि हमने फायर करना है नहीं करना, उठाने क्यों पड़ गए, उठाए ही हैं हथियार ही। तो आर्मी के अंदर किसी भी रेजिमेंट का हो, किसी भी कोर का हो, सपोर्टिव यूनिट हो या कोई भी हो, जिसने वर्दी पहन ली उसके लिए एक हथियार परमानेंट इशू हो जाता है। क्या कभी ऐसा रहा है कि आपको हथियार उठाने की भी आवश्यकता पड़ी हो? सबसे पहले तो आप यह बात जाने कि हम लोगों को हर तीसरे महीने फायरिंग करनी होती है। हमको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, इसमें 5 किलोमीटर रनिंग, 45 किलो वेट लेकर के करनी होती है। खड्डा जंप भी होता है, रस्सा भी होता है। फिजिकल में वहां पर मेरे जैसे भी लाला बन गए, उस समय ऐसा नहीं चाहिए। पेट पर आपके उतना ही मांस होना चाहिए कि हड्डी ढकी रहे। अच्छा, अब प्रथमेश जी, अब आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो फिलहाल ये तो अभी मैंने आपसे कारगिल का पूछा, कारगिल के अलावा भी कई ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, वो तो हमेशा वैसे जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी घटना जो हमेशा आपको याद रहे, चाहे वो युद्ध के दौरान हुई हो या कि सिविल कहीं पे जो जरूरत पड़ती है सिविलियंस को, तो उस समय कुछ ऐसी घटना आपको? कई चांस ऐसे आए जब बाढ़ आई और पुल बह गए, रोड बह गए, इतना पानी हुआ कि गांव के गांव डूब गए। एक समय था सन 88 में कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर। बिजली के पोल के ऊपर से पानी जा रहा था और हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर था वो पुणे में था, तो वहाँ से हम लोग गए और देखा था तो रात में एक आदमी चीख रहा था बहुत जोरों से। कहाँ चीख रहा, क्या चीख रहा नहीं मालूम पड़ा, लेकिन जब सुबह जाके देखा
तो एक पेड़ पे आदमी चीख रहा था, नीचे पानी था, बीच में आदमी था और ऊपर सांप लपेटा हुआ। जब हवा चलती थी तो पानी छप से होता था, वो डर के चीखता था। तो उसको निकालने के लिए हमारे को कम से कम 3 घंटे लगे थे। उसे निकाल के जब लाए थे, लाने के बाद देखा, जब बिठाया तो बेहोश हो गया, 1 घंटे बाद। वो दिन हमें याद है कि बरसात, बाढ़ में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग काम आती है, या फिर उसके बाद जब आदमी को ट्रीटमेंट देना तो मेडिकल कोर आएगी। बाकी तो सारी की सारी फौज लड़ाई के लिए काम आती है। हम 2 कोर ऐसी हैं जिनको भी सिविल में भी जरूरत पड़ने पर बुलाया जाए। आर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग भी आप ही लोग हैं, क्योंकि अगर आगे का रास्ता बनाना हो या आगे कुछ भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपकी जरूरत पड़नी है इंजीनियर कोर की। और यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें मेडिकल कोर की, यानी आगे और पीछे दोनों उनके आप बाजू कर सकती हैं। कारगिल युद्ध को हटा दूँ, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसा है जब वो बचा हो? और बताया मैंने आपको, सन 84 में बाढ़ आई थी पंजाब में। बाकी कहीं अगर आग लगती है, कहीं बड़े बड़े ऑपरेशन करने होते हैं तो उसमें भी इंजीनियरशिप पहले जाती है। और कहीं बम वगैरह छुपे हुए रखे होते हैं जो दुश्मन लगा देता है, आतंकवादी लगाते हैं, इनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इंजीनियर्स का ही काम है, उन बम्बों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये बम्बों का आपने बताया, तो कारगिल के टाइम पे भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उन्होंने कई जगहों पे नीचे माइंस लगाई जाती है, उसको हटाने का काम भी इंजीनियर हम ही लोग करते हैं। उस समय क्या क्या दिक्कतें उस समय आ रही थी, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत कम था और कई सारी चीज परिस्थितियाँ थी। पोजीशन ये थी कि वो क्षेत्र हमारा ही था, हमारे को अपने माइंड फील्ड के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी, इसलिए इतनी परेशानी नहीं आई। लेकिन दुश्मन के क्षेत्र में माइंड फील्ड की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो जो था अटैक के टाइम से धीरे धीरे नीचे फिसलना शुरू हो गया और एक टाइम ऐसा अटैक किया कि वो सारा का सारा दोस्त हो गया। धनंजय जी, अब आपसे पूछना चाहूँगा, एयरफोर्स में कई ऐसे घटनाएं बीच में और घटी होंगी आपके साथ में, या आपके साथ में या आपके सहयोगी के साथ में, जो आपको आज भी याद होंगी? कुछ उन लम्हों को आप याद करना चाहेंगे? एयरफोर्स में अक्सर ऐसी बहुत ही खास घटनाएं होती रही हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने सुना हो कि हमने एयर स्ट्राइक भी की थी। तो उस एयर स्ट्राइक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं कहाँ से हुई, क्या हुई। ये ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि हो जाने के बाद पता चलता है अगर कुछ हो गया। तो सब बातें नहीं भी बताई जाती हैं। अब ये समझ लीजिए कि उसमें कई लोग शामिल होते हैं और कुछ ऐसे यूनिटों में भी ऐसे काम होते हैं जो कि बताए नहीं जाते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो हमने भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, उनकी बाद में हमें भी पता चला अगर ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है हम लोगों ने काम एक काम किया, एक टेस्टिंग की। तो जब वो कर लिया उसके बाद सब हो गया, सब चले गए। उसमें काफ़ी लोग विदेश के भी थे। तो एक बार ऐसे ही यूनिट में बात चली, अफसर को बोले पता है तुम लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं पता, हम तो अपना एज यूजुअल काम कर रहे थे। अरे तुम लोगों ने इतिहास बना दिया है। आज हमारे जहाज जो है, जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले जाने में सक्षम है, परमाणु अस्त्रों, परमाणु मिसाइलों, उस सबकी टेस्टिंग हम लोगों ने करी है। और मैं आपको एक घटना बताऊं, आजकल आपने देखा होगा कि हवा में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल भरा जाता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं इसे। ये इंडिया में पहले नहीं थी तकनीक, इसका सबसे पहला ट्रायल मैंने कराया था जी। इसकी घटना मैं बताता हूँ। मैं तब पुणे में पोस्टिंग था और सुखोई में था, और सुखोई में उस समय एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा थी। हमारी यूनिट को टास्क दिया गया सबसे पहले इसका ट्रायल करने का। तो एक दिन मैं दोपहर की ड्यूटी गया हुआ था, तो देखा वहाँ पे एक IL खड़ा हुआ है, बड़ा वाला रिफ्यूलर। तो जनरली आता रहता है पुणे में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, VIP स्टेशन है वैसे भी। तो तुरंत ही हमारे सीनियर सर बोले कि वो ऐसा है, एक टीम जानी है, आप तुरंत जाइए, अपना सामान ले आइए। अब सोचिए, मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और मैं तुरंत वापस चला गया। वापस जाकर तुरंत अपना सामान लेके भी आ गया 10 मिनट। यहाँ की जहाज तैयार खड़ा है, वो स्टार्ट है, वो इतना समय नहीं है कि जहाज मेरे लिए वेट कर लिए। और मैं आके तुरंत मैंने अपनी उस समय साइकिल चलाया करते थे, एंगेज थी, तो साइकिल खड़ी की और सामान लेके बैठ गए जहाज। तो वहाँ से जहाज जब टेक ऑफ हुआ हमारा, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुखोई ने, 2 सुखोई ने, और उसके बाद अपने एक्सरसाइज की उन्होंने, उसका फिर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की, और उसके बाद हमें कहाँ पूना और कहाँ चेन्नई में उतार दिया जाके।
चेन्नई में उतारा मीनम्बक्कम एयरपोर्ट पे। उसके बाद वहाँ से हम लोगों को ताम्बरम ले गए, नाइट स्टे हमने किया। सुबह वहाँ से फिर बैठे, फिर वही एक्सरसाइज दोहराई गई। तो उस दिन आप ये समझ लिए, उस दिन के बाद से अब ये आम बात हो गई है और हमारे पायलट इसमें बहुत ही सक्षम हो गए हैं। अब कई जहाज़ों में और हेलीकॉप्टरों में भी ये सुविधा हो गई है। तो उस तरीके से हमने बहुत से काम एयरफोर्स में शुरू कराए और आज भी हमारे वो सब पोस्टर और सब वीडियोस बने हुए हैं, वहाँ पे लगे हुए हैं। अपनी जो जिस टाइम पे आपने काम किया था आर्मी में, आपका रिटायरमेंट कब हुआ था उससे? मैं 2008 में रिटायर हुआ। 2008 और 2024 इन दोनों के बीच में एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो कितना बदलाव आया है? देखिए, बदलाव तो सतत प्रक्रिया है और बदलाव होना भी चाहिए। कहते हैं ठहरे हुए पानी में बदबू आने लगती है, लेकिन बदलाव सकारात्मक हो तो अच्छा होता। मैं समझता हूँ बहुत से बदलाव हुए हैं एयरफोर्स में। पहले सुखोई लेटेस्ट था, उसके बाद जो है राफेल आ गया, अभी LCA भी आ गया। तो इन्होंने हमारी एयरफोर्स को पावर को बढ़ाया है। कुछ नए स्क्वाड्रन और बने हैं, पुराने जो MiG-21 वगैरह थे उनको हटाया गया है, जो कि अब सर्विसेबल नहीं रहे, पुराने थे। तो मारक क्षमता में वृद्धि हुई है और हथियार गोला बारूद भी पहले से नई टेक्नोलॉजी के आ गए। और सैनिकों में भी मैं समझता हूँ टेक्निकल और दुनिया की अवेयरनेस जो है ज़्यादा हुई है पहले से। ये काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। अग्निवीर के बारे में बहुत सी चर्चाएं समाज में चल रही हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ उसको सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। मेरा विचार ये है कि अगर आर्मी ने उसको शुरू किया है तो उसको कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि किसी बड़ी संस्था के लिए एक बड़ा डिसीजन लागू करने में और उसको परीक्षण करने में थोड़ा समय चाहिए होता है। अभी शुरुआती दौर में है, कुछ समस्याएं आएंगी, उनका सुधार भी किया जाएगा। और इसमें मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। जिस तरीके से ऑफिसर्स के लिए 2 कोर्स चलते हैं, एक परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले 14 साल के लिए होते हैं और शॉर्ट सर्विस से परमानेंट भी होते हैं कुछ लोग। इसी तरीके से सोल्जर्स भर्ती में भी 2 तरीके की चलानी चाहिए, एक अग्निवीर भर्ती और एक परमानेंट भर्ती। अग्निवीर भर्ती में से भी कुछ लोगों को परमानेंट करना चाहिए। और जहाँ तक अभी सरकार ने कहा है कि 10% जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीटें अग्निवीर के लिए आरक्षित हैं, तो इसका अध्यादेश भी आ गया है, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज को सोल्जर मिलेंगे डिसिप्लिन और ड्रिल ट्रेंड। साथ में अन्य विभागों में भी इस तरीके का है, लेकिन वो अभी परसेंटेज कम है। तो ग्रुप C और D में ज़्यादा है, ग्रुप B और कुछ हायर सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दिया जाए पूर्व सैनिकों को और एज की छूट दी जाए तो और बेहतर हो सकता है पूर्व सैनिकों का पुनर्वास। प्रतिमेश जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अग्निवीर को लेके आपका क्या मत है? भारत सरकार ने ये अग्निवीर योजना चलाई है, ये अपने आप में नहीं, अन्य देशों में सिर्फ कई साल पहले चल चुकी है और वहाँ के रिजल्ट को देख के अपने यहाँ इसको लाया गया। आज यूक्रेन लड़ाई देख लो, घर घर से एक आदमी लड़ाई के लिए जा रहा है। इजराइल देख लो, लड़ाई चल रही है, हर घर से एक आदमी। तो ये कौन है? ये वहाँ के अग्निवीर हैं। ऐसी सरकार ये चाहती है कि हमारे हर घर से एक सैनिक बने और ज़रूरत पड़ने पे पहले 30 में काम करता रहे, जरूरत पड़ने पर हम उसे बुलाएं और आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करें। तो अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, कोई खराब नहीं है, जिसको लोग आजकल कह रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? और समझने जानने में बच्चा बड़ा होता है, इंटर पास करता है, फिर आगे कुछ करता है तो उसे 10-20 साल लगते हैं। तो अग्निवीर को तो अभी 2 साल ही हुए हैं, कम से कम चलने दीजिए ना, 4 से 10 साल। उसके परिणाम देखिए आप, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो और दूसरी कंपनियां, सब ने ये कहा कि अग्निवीर आपके जब आएंगे तो हम अपनी हर कंपनी में उनको लेंगे। क्यों? उन्हें सारे के सारे प्रशिक्षित लोग मिलेंगे, एक डिसिप्लिन लोग मिलेंगे, उन्हें ज़्यादा वो समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ना खर्चे करने पड़ेंगे। सब आएंगे, अपनी अपनी ड्यूटियाँ समझेंगे और काम शुरू करेंगे।
इसका बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन आदमी सोच नहीं रहा। आदमी क्या, कहीं कोई पिन चुबाता है तो कहीं कोई पानी डालता है, बस ये हो रहा है। अग्निवीर के बारे में अभी तक जिसको मालूम ही नहीं है वो बताया। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इस समय आने में। एक बहुत बड़ी चीज आ रही है कि पिछले काफी समय से राजनीतिक दलों का सेना को लेकर टिप्पणी करना या बाकी कुछ करना क्या देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जितने राजनीतिक दल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अपने एक एक बच्चे को फौज में भेजें, उसके बाद टिप्पणी करें या अन्यथा टिप्पणी करना बंद कर दें। किसी भी नेता का कोई बच्चा फौज में नहीं गया, इसीलिए वो टिप्पणी करते हैं। एक नेता ने तो यहाँ तक कहा था कि फौजी होता ही भर्ती इसलिए मरने के लिए। तो ये चीजें जो हैं ये फौज का मनोबल नीचा करती हैं, और अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई ये आगे बहुत ही भयंकर हो सकता है। अब एक आखिरी क्वेश्चन, सैनिकों के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं या जो नीतियां हैं बनी हुई, क्या वो नीतियां सही हैं या उसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता है? पहली चीज तो ये कि जो सरकार ने नीतियां बनाई थी अमल उन पर पूरी तरह नहीं हो रहा। जो सैनिक रिटायर होने के बाद आते थे उनको आरक्षण दिया जाता था, वो आरक्षण किसी भी विभाग में पूरा नहीं मिल रहा। अगर वो आरक्षण पूरा मिल जाए तो कोई समस्या है ही नहीं पूर्व सैनिक के सामने। आज राशन के कोटे में 4% आरक्षण है, 1% नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंपों में आरक्षण 1% नहीं मिल रहा है। पुलिस में भर्ती के लिए आरक्षण वो 1% नहीं मिल रहा। मतलब मिलता है वो बहुत ना के बराबर। अगर ये जितनी हमारी सीटें रिजर्व की हुई हैं वो रिजर्वेशन हमें मिलता रहे तो हो सकता है कि कोई भी पूर्व सैनिक बेरोजगार ना रहे और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से काटे। सरकार से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपने लिख के दिया हुआ है उसको आप पूरा कर दीजिए। आपको किसी पूर्व सैनिक की समस्या सामने आएगी नहीं जिसे आप सुलझाना पड़ेगा। अनिल जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन, आपको सरकार क्या नीतियों को लेके कुछ सुझाव या कुछ आपको लगता है कि कुछ खामियां रह गई हैं? जैसा कि अभी हमारे मित्र श्री प्रथमेश जी ने कहा, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं। सभी चीजें सही हैं, लेकिन इनको धरातल पर जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक हमारे सामने दिक्कतें बनी रहेंगी। तो उन्हीं बातों के साथ इस बात को तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। अग्निवीर को लेकर के मैं एक बात फिर कहूँगा कि वर्दीधारी को लेकर के जो आप टीका टिप्पणी करते हैं, अपने घर से 2-2 शेरों को निकालो और देश की सुरक्षा में उनको समर्पित कर दो। आपको पता लगेगा कि संतान का दर्द क्या होता है, तब आप टिप्पणी करो। जय श्री राम, जय हिंद। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो सेवारत सैनिक हैं उनको खास तौर से आवास की बहुत समस्या होती है। उनको कई बार जो है आवास नहीं मिलता है और उनके परिवार उनसे दूर रहता है, या उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, परिवार उनका पीछे छूट जाता है। तो उनको आवास की समुचित व्यवस्था करें। उनके जो क्या कहते हैं आने जाने का जो समस्या होती है, अक्सर छुट्टियों की समस्या होती है, इस पर ध्यान दिया जाए। और समस्या स्ट्रेंथ से संबंधित है, संख्या कम है तो संख्या बढ़ाई जाए। इसी के लिए शायद अग्निवीर लाई गई ताकि जल्दी से जो है संख्या पूरी की जाए। जहाँ तक पूर्व सैनिकों की बात है, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ। मेरे बाबा जी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उस समय देश की हालत बहुत ख़राब थी। आज़ादी के समय कोई पैसा नहीं था सरकार के पास। उन्होंने अपनी उस 200 रुपये मासिक की पेंशन नहीं ली उस ज़माने में, जबकि कई महीनों जेल में रहते थे और पूरा घर, सारी कमाई सब कुछ स्वाहा हो गई। लेकिन आज भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, कमी नहीं है। ईश्वर के पास भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था और 3री बनने की रफ्तार पे है। तो अब जो है सैनिकों की सुविधाओं में कटौती न की जाए। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन, OROP। मौजूदा सरकार ने OROP की लंबित मांग पूरी की थी, लगभग 45 वर्षों से मांग लंबित थी, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं खुद उनका भुक्तभोगी हूँ। सिविल डिपार्टमेंट्स इतने होशियार हैं, सब अपने आप में पढ़े लिखे हैं, वो अपना एक पैसे का हिसाब लगा लेते हैं और वो अपनी सारी सुविधा ले लेते हैं। लेकिन मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न तो पढ़े होते हैं और न उनको समय होता है अपना ज़्यादा हिसाब किताब लगाने का। पढ़ जाते हैं लेकिन जब तक समझ पाते हैं उनके पास समय नहीं होता अपनी, और फिर उनकी सुनवाई नहीं होती है।
या उनके नियम इस तरीके के नहीं हैं कि जो उनको उसकी सुविधा का लाभ मिल सके। तो हमारे जो रहनुमा होते हैं वो कहे जाते हैं हमारे ऑफिसर्स, लेकिन अब चूंकि मैंने आपसे बताया परिवर्तन बहुत कुछ हो रहा है, तो सब तरीके के लोग आ रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी भलाई में लगा हुआ है, जवानों की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। तो जितनी जटिलताएं हैं सैनिकों की सैलरी में, पेंशन में और उनके भुगतान को लेकर, उनको सरल से सरल किया जाए। सरकार अपने चवन्नी बचाने के लिए सैनिकों का 2 रुपया खर्च कराती है, ये सही नहीं है। और दूसरा, हमारी वार विडोज हैं, वीर नारियाँ हैं, हमारे विकलांग दिव्यांग पूर्व सैनिक हैं, इनको बहुत सारी समस्याएं हैं। अक्सर इनके दावे खारिज हो जाते हैं विकलांगता पेंशन के, तो या उनकी फैमिली पेंशन के दावे, उनकी कम पेंशन दी जाती है। तो इनको थोड़ा कहना चाहिए, उदार हृदय से लेना चाहिए। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन एक वक्त के लिए पैसा भी बहुत कुछ होता है। एक रिटायर्ड सैनिक के लिए, एक वीर नारी के लिए, एक दिव्यांग के लिए, उसके लिए वो 4 पैसे बहुत मायने रखते हैं, खासतौर से तब जब वो और नहीं कमा पा रहा। तो इन चीज़ों को सरलीकृत करके और उदार हृदय से उनका समायोजन करना चाहिए, और उनके जो भी ड्यूज हैं, उनकी पेंशन संबंधित जो भी दावे हैं, उनको जो है कोर्ट में कम से कम चैलेंज कराकर अपनी एक कमेटी बनाकर और स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि इनको जो है उदारतापूर्वक हल किया जाए। तो और इसी प्रकार जिलों में जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कमेटी बनाकर उसमें कुछ एक्टिव पूर्व सैनिकों को भी लेकर एक कमेटी बनाई जाए जो उनके दावों को रिकमेंड करे और जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए। तो ये जो है पूर्व सैनिकों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।